हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट से फोर्थ लेसन फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। फोर्थ है इस पोइट्री से फोर्थ पोएम, जिसको लिखा है थॉमस कैर्यू ने। इसमें जो कवि है वो ग्रामीणों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है, बहुत दुखी है। ठीक है, अब इन स्टेंजास में कवि ग्रामीणों की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए कहता है, आइए देखेंगे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू का मतलब होता है यहाँ पर घंटियों का बजना, और आगे आप देख सकते हैं टोल्स है, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे, तो घंटियों का धीरे धीरे बजना। फिर आप देखेंगे नेल, नेल का मतलब हुआ जो शाम के समय, यानी कि जब दिन बीत जाता है। आगे लिखा हो पार्टिंग डे, मतलब जब दिन बीत जाता है, जब शाम आती है, शाम के समय में घंटियों के बजने की आवाज़। तो आपको हम बता दें कि कवि जो है वो शाम के समय में कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। उसे गिरजाघर की घंटियों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ती है, और घंटियों की आवाज़ शाम के समय की है, आप समझ सकते हैं। द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। ली का मतलब होता है चारागाह। यहाँ पर पशुओं को हम चराने ले जाते हैं, उसे हम लोग ली बोलते हैं। लोविंग हर्ड, आप देख सकेंगे लोविंग हर्ड। हर्ड मतलब होता है पशुओं का झुंड, लोविंग मतलब यहाँ पर लिया गया है रंभाते हुए पशुओं का झुंड जो है। वाइंड स्लोली ओवर द ली, रंभाते हुए पशु चरागाह से धीरे धीरे, मतलब वाइंड स्लोली मतलब धीरे धीरे यहाँ पर चलना है, हवा का चलना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। शाम का समय हो चुका है, दिन व्यतीत हो गया है, घंटियों के बजने की आवाज़ आ रही है, रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे चरागाह से अपने घर की ओर जा रहा है। द प्लोमैन, प्लोमैन का मतलब होता है फार्मर, यानी कि किसान। होमवर्ड मतलब अपने घर की ओर। प्लॉट्स धीरे धीरे चलता है, यानी कि धीरे धीरे जा रहे हैं। ही इज़ वेरी वे, थक हार करके, मतलब दिन भर काम करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वेरी, यानी कि थक जाते हैं। तो किसान भी दिन भर काम करने के बाद अपने खेतों में थक करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं। थर्ड लाइन का मतलब ये है। एंड लीव्स द वर्ल्ड, लीव्स मतलब छोड़ जाना, द वर्ल्ड संसार को, टू डार्कनेस अंधकार में, एंड टू मी यानी कि मेरे लिए। कवि क्या कह रहा है कि शाम हो चुकी है, घंटियों के बजने की आवाज़ आ रही है, रंभाते हुए पशुओं का झुंड भी धीरे धीरे चरागाह से अपने घर की ओर जा रहा है। किसान भी जो हैं वो दिन भर कार्य करने के बाद अपने खेतों में अपने घर की ओर जा रहे हैं थकने के बाद। भाई दिन भर काम करेंगे तो थक ही जाएंगे, तो दिन भर काम करने और थकने के बाद शाम को किसान भी अपने घरों की ओर जा रहे हैं, और इस संसार में मुझे, या इस अंधकारपूर्ण संसार में मुझे छोड़े जा रहे हैं। संसार को, अंधकार में, या अपने आप को भी वो कहता है कि मेरे लिए सभी लोग छोड़े जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि कवि कब्रिस्तान में अकेला पड़ रहा है। इस फर्स्ट स्टेंजा में आपको यही बताया गया है। सेकंड स्टेंजा में हम देखेंगे बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। दोज रज एल्म्स, एल्म्स जो होता है एक तरह के सदाबहार के वृक्ष होते हैं, एल्म्स। और रफ का मतलब होता है भद्दे टाइप के, यानी कि थोड़ा सा पुराने हो जाना, खुरदरे हो जाना। एल्म्स का मतलब भी होता है एक प्रकार की जंगली चिरा बेल्स। और आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है यीव्स, ये होते हैं चीड़ की तरह का एक सदाबहार का वृक्ष होता है। तो उनकी छाया में, ट्री सेड, किसकी किसकी छाया में, एल्म्स और एस की ट्रीज की छाया के नीचे, बहुत जो पुराने हो चुके हैं भद्दे टाइप के,
तो इन जंगली चिराबेलों के नीचे सदाबहार वृक्षों की छाया में नष्ट होती हुई, क्या नष्ट होती हुई, वेयर द हीव्स द टर्फ, टर्फ का मतलब होता है घास का मैदान, तो घास के मैदान, इन मैनी अ मॉल्डरिंग हीप, आप देख रहे हैं मॉल्डरिंग हीप, तो मॉल्डरिंग का मतलब होता है मिट्टी झरना। अब कब्रें जो कि पुरानी हो चुकी हैं उन पर घास जग आई है और धीरे धीरे वो नष्ट हो रही हैं, मतलब उनकी मिट्टी झड़ रही है, कम हो रही, बारिश होगी, वर्षा होगी तो वो पतली होती है। कच्ची जो कब्रें होती हैं वो क्या होता है, वर्षा होती है, आंधी चलती है तो उसकी मिट्टी झड़ने लगती है, ये बताया गया है सेकंड लाइन में। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर इवर लेड, इन ईच हिज नैरो सेल, नैरो सेल का मतलब होता है तंग कोठरियाँ, जो तंग कोठरियाँ हैं मतलब कब्रों को कहा गया है। कब्रें कितनी होती है, सकरी होती हैं, बहुत ही पतली, खोद करके आदमी को लिटा दिया जाता है कि आदमी करवट भी ना ले सके। वैसे तो मरने की बात कोई ज़रूरत नहीं है करवट लेने की, लेकिन इसमें यही बताया गया कि तंग कोठरियाँ, नैरो सेल, फॉर ईवर लेड, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए तंग कोठरियों में लोग सो गए हैं या लेटे हुए हैं। द र्यूड फोर फादर्स, वैसे र्यूड अशब्द होता है, फोर फादर्स का मतलब पूर्वज होता है, ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट का मतलब एक छोटा सा आप गांव भी कह सकते हैं। तो इस गांव के साधारण पूर्वज, यानी कि इस छोटे से गांव के साधारण मतलब निर्धन, बेचारे, गरीब जो पूर्वज थे वो सदैव के लिए, हमेशा के लिए सो रहे हैं, अर्थात दफना दिए गए हैं। तो सेकंड स्टैंजा में कवि जो है उन लोगों के लिए शोक प्रकट करता है जो लोग गरीब परिवार से थे और अपनी कब्रों में दफनाए हुए हैं, क्योंकि कवि कब्रिस्तान में ही बैठा हुआ है और उन कब्रों को देख करके ये सब उसके मन में विचार आ रहे हैं, शोक प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर, ब्रीजी का मतलब होता है ठंडी ठंडी सुगंधित हवा, सुबह की जो ताजी ताजी हवा होती है उसे कह रहे हैं, और इंसेंस आप देखेंगे कि सुगंध होना है। मॉर्न का मतलब होता है सुबह, तो प्रातः काल की शीतल, ये है शीतल, ठंडी ठंडी, तो प्रातः काल की शीतल सुगंधित हवा। द सैलो ट्विटरिंग, सैलो का मतलब होता है अबाबील की जो पक्षी होते हैं, ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, फ्रॉम द एक्स्ट्रा बिल्ट शेड, एक्स्ट्रा मतलब होता है घास फूस तिनके से बने हुए शेड जिनमें वो लोग रहते हैं, अपना पिंजड़ा बनाते हैं, सॉरी पिंजड़ा नहीं कह सकते, घोंसला कह सकते हैं। ठीक है, तो घास फूस से जो घोंसले बनाते हैं उसमें से अबाबील के पक्षी चहचहा रहे हैं, तिनकों से बने हुए घरों से आवाज़ें लगा रहे हैं। द कॉक्स श्रिल, मुर्गे की श्रिल, वो जो पतली पतली आवाज़ होती है, श्रिल मतलब होता है बहुत तेज। क्लेरियन का मतलब है तुरही, और इकोइंग हॉर्न, इको मतलब होता है गूंजना, अब आप एक बार बोले तो बार बार वो आवाज़ रिपीट होती है। एक इको मशीन भी आती है, आप लोगों ने सुना होगा, साउंड सर्विस में लगी होती है, वो आवाज़ को बेहतर बनाती है। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम दियर लवली बेड, ये लवली बेड का मतलब यहाँ पर कब्र से लिया गया है, लवली बेड का मतलब कब्र से है। और नो मोर शैल राउज, कोई भी अब उन्हें, देम लिखा हुआ है, देम का मतलब फोर फादर से, तो पूर्वजों को अब कोई भी उनकी लवली बेड से जगा नहीं सकता। कौन, चाहे वो सुबह की ठंडी हवा हो ताजी ताजी, या फिर पक्षियों का चहचहाना हो, या मुर्गे की तेज इकोइंग आवाज़ हो, कोई भी उन्हें नहीं जगा सकता। अफसोस कर रहा है कवि, दुख प्रकट कर रहा है कि जो फोर फादर्स यानी कि पूर्वज कब्रों में दफनाए हुए हैं, उनको ना ही तो अब सुबह की ठंडी हवा, ताज़ी हवा जगा सकती है, ना ही तो पक्षियों का चहचहाना उनको कब्र से उठा सकता है, जो घास फूस तिनके से बने घोंसलों में रहते हैं, और ना ही मुर्गे की तेज़ गूंज आवाज़, जो सुबह मुर्गा बोलता है ना, वो भी उनको नहीं जगा सकता, और ना ही कोई उन्हें अब उनकी लवली बेड से जगा सकता है। कब्र में सोए हुए व्यक्तियों को अब कोई नहीं जगा सकता,
कवि बहुत दुखी है। तो ये थे 3 स्टैंजा, ठीक है। इसके अभी 2 स्टैंजा और बचे हुए हैं, वो हम आपको पार्ट 2 में दे देंगे। पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग इसे देखिए, समझिए, ठीक है। पुश पुश करके आप उसका अनुवाद भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।